India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा के आरोपी छात्र कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई का दिया आदेश। पुलिस के खिलाफ कोर्ट ने दिखाई सख्ती, पूछा 1 साल से कस्टडी के बावजूद पता नहीं वेरिफिकेशन क्यों नहीं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला। 10वीं और 11वीं के नंबरों को 30-30% वेटेज और 12वीं के नंबरों को 40% वेटेज मिला। 1 साल से ज्यादा वक्त से जमानत याचिका लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट खफा, कहा बेल अर्जी के सूचीबद्ध नहीं होने से न्याय प्रभावित। नियमानुसार आधे जज एक दिन के अंतर पर सुनवाई के लिए बैठे। सोनू सूद की मुसीबतें बढ़ी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी की हो जांच, पता लगाए कोरोना संबंधी दवाइयां दोनों के पास कैसे पहुंची। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता को बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कड़कड़डूमा अदालत ने तीनों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद भी तीनों को अब तक रिहा नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस ने तीनों का पता वेरीफाई करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। इससे पहले दिल्ली पुलिस दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी छात्र कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 15 जून को दी गई जमानत के अनुसार तत्काल रिहा करने के आदेश जारी किए। अतिरिक्त सत्र न्यायालय कड़कड़डूमा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के पति और उनके जमानतदारों की जांच के लिए और समय की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि स्थायी पते की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी को कैद में रखने के लिए तर्क संगत कारण नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि सभी जमानतदारों की जांच रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर 1 बजे से पहले दाखिल की जानी चाहिए, क्योंकि वे सभी दिल्ली के निवासी हैं। वकील की ओर से कहा गया कि अभी तक रिहाई न होने से उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का आदेश है कि बेल का ऑर्डर होने के बाद रिहाई हो जानी चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया है। अदालत की ओर से पुलिस के वकील पर सख्त रुख अपनाया गया। सवाल किया गया कि सभी 1 साल से आपकी कस्टडी में थे, ऐसे में अब क्या वेरिफिकेशन की जरूरत है। वकील का कहना है कि वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत आई है, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने हमें आदेश दिया है। पीठ ने कहा कि रिहाई वारंट तत्काल तैयार कर जेल अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजा जाए। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंद्र बेदी ने इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा आरोपियों और जमानतदारों के पते की जांच करने के लिए समय मांगने के बाद उनकी रिहाई पर आदेश टाल दिया था। दिल्ली पुलिस ने मामले में जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगते हुए कहा कि चूंकि आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवनागा कलिता झारखंड, असम और रोहतक के स्थायी निवासी हैं, इसलिए जांच एजेंसी को उक्त जांच रिपोर्ट दाखिल करने में समय लगेगा। दिल्ली पुलिस ने इसके अलावा जमानतदारों के आधार कार्ड के विवरण की जांच करने के लिए UIDAI के निर्देश देने की भी मांग की है। दिल्ली पुलिस ने इसे देखते हुए कहा कि जांच के लिए केवल फोन नंबर पर्याप्त नहीं, इस प्रकार फिजिकल जांच की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को 15 जून को जमानत दी थी। ये देखते हुए कि दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत अपराध उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सर्वोच्च न्यायालय में सीबीएसई की 12वीं के रिजल्ट को फॉर्मूला पेश किया गया। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं क्लासेस के नतीजे आपको बता दें कि 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर ही जारी किए जाएंगे। नतीजे में 10वीं क्लास को 30%, 11वीं क्लास को 30% और 12वीं क्लास के प्री बोर्ड को 40% वेटेज दिया जाएगा। सीबीएसई के 12 सदस्यों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 12वीं के नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। अगली सुनवाई सोमवार को है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के फॉर्मूले के बारे में बताया है। बोर्ड के मसौदे के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के परिणामों को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट्स में से जिन 3 में छात्र ने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं कक्षा के यूनिट टर्म्स और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया है कि 10वीं और 11वीं के नंबरों को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने कमेटी को बताया है कि वे 10वीं, 11वीं और 12वीं के 2020 से 21 में लिए गए टेस्ट और एग्जाम्स के नंबर देने की स्थिति में है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट्स कमेटी के साथ डिजाइन किया है। 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होते हैं, इसीलिए हमने पिछले 3 साल यानी 10वीं, 11वीं और 12वीं को आधार बनाया है। 30-30-40 के फॉर्मूले पर पैनल के 3 तर्क है। पहला, 12वीं का बैच पूरी तरह ऑनलाइन चला है, ऐसे में अनिश्चितता है, क्लासेस सामान्य स्थितियों में नहीं चली है और असेसमेंट भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। दूसरा, ऐसे में पैनल का केवल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं। सामान्य स्थितियों में छात्रों के परफॉर्मेंस को आंकना होगा। ऐसे में 10वीं की परफॉर्मेंस बहुत अहम हो जाती है, ये सबसे विश्वसनीय डाटा है। तीसरा, 10वीं, 11वीं को 30% और 12वीं को 40% वेटेज दिए जाने पर सहमति बनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड ने कहा है कि परिणाम घोषित करने के फॉर्मूले के साथ ही वैकल्पिक परीक्षाओं का भी समय बताया जाएगा। दोनों बोर्ड स्कीम लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1 साल से भी अधिक समय से जमानत याचिका सूचीबद्ध नहीं होने के चलते सर्वोच्च अदालत ने कड़ा एतराज जताया है। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत इसे 1 साल से भी अधिक समय से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये जमानत याचिका लंबित है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा है कि आरोपित की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार करना उसके अधिकारों का उल्लंघन है और आजादी के अधिकार को बाधित करता है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए और ताकि संकट में फंसे व्यक्तियों की सुनवाई हो सके। एक साल से ज्यादा समय से जमानत की याचिका का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया है। खंडपीठ ने कहा है कि वो ये देखकर स्तब्ध है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत उसकी सुनवाई 1 साल से भी अधिक समय से नहीं हो सकी है। सर्वोच्च अदालत चुन्नीलाल गाबा की दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। गाबा की यह याचिका 28 फरवरी 2020 से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित जमानत संबंधी याचिका के सूचीबद्ध नहीं होने से हिरासत में बंद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक जमानत याचिका के 1 साल से भी अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए जाने पर हैरत जताते हुए कहा कि सुनवाई से इनकार करना किसी आरोपी के अधिकार और स्वतंत्रता का हनन है। न्यायालय ने इसके साथ ही जोर दिया कि मौजूदा कोविड-19 महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे लोगों की सुनवाई हो सके। कोर्ट ने कहा कि जमानत से इनकार करना स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस महामारी के दौरान भी जब सभी अदालतें सभी मामलों की सुनवाई करने और फैसला करने का प्रयास कर रही हैं, जमानत के लिए इस प्रकार के किसी आवेदन के सूचीबद्ध नहीं होने से न्याय मुहैया कराने का मकसद नाकाम होता है। पीठ ने पारित अपने आदेश में कहा कि मौजूदा महामारी के बीच कम से कम आधे न्यायाधीशों को वैकल्पिक दिनों में बैठना चाहिए ताकि संकट में फंसे व्यक्ति की सुनवाई हो सके। उच्चतम न्यायालय उस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पिछले साल 28 फरवरी से लंबित एक जमानत याचिका पर सुनवाई के अनुरोध को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा कि आमतौर पर हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन हम ये आदेश पारित करने के लिए विवश हैं क्योंकि हमें देखकर हैरान है कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका को 1 साल से अधिक समय बाद भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा। 4 जुलाई 2020 को सीबीआई अदालत ने गाबा की अंतरिम जमानत रद्द कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। आपका मद्रास हाईकोर्ट लॉ ऑफिसर और मदुरई पीठ नियुक्ति नियम 2017 के तहत सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति के नियमों में किए गए संशोधन वर्ष 2019 में की वैधता के खिलाफ दायर एक याचिका का निपटारा किया है। न्यायमूर्ति टीएस शिवगमन और न्यायमूर्ति एस अनंती की खंडपीठ ने नियम 4(1) के उप खंड और के की वैधता को बरकरार रखा है, जो सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने की योग्यता को निर्धारित करता है। संशोधित नियम में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अपने वरिष्ठ द्वारा दिए गए इस आश्रय के इस पत्र प्रस्तुत नहीं करता कि उसने उसके सहयोगी के रूप में काम किया और हाईकोर्ट में कम से कम 3 साल तक काम किया। पीठ ने नियम 4(1) के अंदर कोई तर्कहीनता या अवैधता या मनमानी या कोई भेदभाव नहीं पाया। अदालत की राय है कि बहुत बार के एक युवा सदस्य को सीनियर के कार्यालय की वकालत में अधिवक्ताओं के नामों की सूची के निचले भाग में शामिल होने में 3 साल से अधिक का वक्त लग जाता है। कोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील पर भी गौर किया कि चयन की प्रक्रिया अभी से शुरू नहीं हुई है और पारदर्शी तरीके से 2021 में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कोर्ट ने देखा कि महाधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने सरकार के लिए दीवानी और आपराधिक मामलों में अस्थायी रूप से पेश होने के लिए वकीलों की नियुक्ति की थी, जब तक कि कानून अधिकारियों का चयन और नियमों के अनुसार नियुक्त नहीं किया जाता। कोर्ट ने इस पर कहा कि हमें उक्त सरकारी आदेशों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे अस्थायी नियुक्तियों पर भी लगाए गए सभी आरोपों और आशंकाओं को अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया का संचालन करने और राज्य सरकार के लिए पेश होने के लिए वकीलों की नियुक्ति में प्रतिवादियों द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि न्यायालयों को प्रभावी सहायता दी जा सके। शिवम शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अधिवक्ता। शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मद्रास हाईकोर्ट ने लॉ ऑफिसर की नियुक्ति पर क्या कुछ निर्देश दिए हैं, हमें तफसील से बताएं। देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ताओं के चयन का कार्य सरकार के क्षेत्र में आता है। ऐसी नियुक्तियों की न्यायिक पुनर्विचार केवल इस जांच तक सीमित होगी कि नियुक्ति की प्रक्रिया अनियमित, अवैध, विकृति या तर्कहीन तो नहीं है। पीठ ने देखिए आगे भी ये भी कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ हमेशा अपने कनिष्ठों की उपलब्धियों पर गर्व करता है और याचिकाकर्ता को वरिष्ठ द्वारा दिए गए पत्र को अत्यधिक विश्वास और गंभीरता से प्रमाणित करना चाहिए कि जूनियर ने सीनियर के यहाँ 3 साल की अवधि तक बोर्ड के समय कार्य किया है। बोर्ड ने देखिए ये भी देखा कि महाधिवक्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर तमिलनाडु सरकार ने सरकार के लिए दीवानी और आपराधिक मामलों में अस्थायी रूप से पेश होने के लिए वकीलों की नियुक्ति की थी, जब तक कि कानून अधिकारियों का चयन और नियमों के अनुसार नियुक्ति नहीं किया जाता। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमें उप सरकारी आदेशों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसी अस्थायी नियुक्तियों पर लगाए सभी आरोपों आशंकाओं को अनिवार्य रूप से खारिज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम चयन प्रक्रिया का संचालन करने और राज्य सरकार के लिए पेश होने के लिए वकीलों की नियुक्ति में प्रतिवादियों द्वारा सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि न्यायालयों को प्रभावी सहायता दी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, तफसील से इस विषय पर बताने के लिए।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वे सोनू सूद और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी की जांच कर पता लगाए कि कोरोना से संबंधी दवाइयां दोनों के पास आखिर कैसे पहुंची। न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जेएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबल ट्रस्ट बीटीआर फाउंडेशन और उसके न्यासियों के लिए उसके खिलाफ ही सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की आपूर्ति करने के मामले में मजगांव महानगर अदालत में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसके बाद अदालत की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय के पिछले आदेशों के ऊपर ही जवाब दे रहे हैं और ऐसे में कुंभकोणी ने कहा कि जिशान सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन के अस्पताल में स्थित दवा के अनेक दुकानों में दवाएं ली थी। फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है। संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था कि एडवोकेट जनरल आशुतोष ने कहा था, देखा गया है कि सिद्दीकी बीडीआर नामक फाउंडेशन के तहत कई लोगों की मदद कर रहे हैं। इस ट्रस्ट को ड्रग्स की सप्लाई करने की परमिशन नहीं मिली हुई है। जस्टिस एसपी देशमुख और जेएस कुलकर्णी ने पूछा कि क्या केस सिद्दीकी के खिलाफ भी दर्ज हुआ है या फिर नहीं। आशुतोष ने कहा कि अभी तक तो एमएलए के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने सभी चीजें ट्रस्ट की ओर मोड़ दी है। कुंभकोणी ने कहा कि जिशान सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवा पहुंचा रहे थे जो उनसे संपर्क कर रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं ली थी। फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की आपूर्ति की थी और इस मामले में भी अभी जांच चल रही है। ये देखते हुए कि महिला पहले से ही शादीशुदा है और किसी अन्य पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी सुरक्षा याचिका को 5,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कहा है कि हम ये समझने में विफल है कि इस तरह की याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है जो समाज में अवैधता को अनुमति देती हो। याचिकाकर्ता नंबर 1 महिला बालिग है और वह याचिकाकर्ता नंबर 2 बालिग पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। उन्होंने अपनी सुरक्षा याचिका में मांग की है कि प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति में निर्देश दिया जाए कि वे कोई कठोर उपाय अपनाकर उनके शांतिपूर्ण लिव इन रिलेशनशिप में कोई हस्तक्षेप न करें। इस पर अदालत ने कहा कि क्या हम उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, जिसे हिंदू विवाह अधिनियम के जनादेश के खिलाफ एक कार्य माना जा सकता है। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की अनुमति देता है, लेकिन स्वतंत्रता उस कानून के दायरे में होनी चाहिए जो उस पर लागू होता है। इसके अलावा कोर्ट ने पाया कि महिला प्रतिवादी संख्या 5 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसीलिए कोर्ट ने कहा कि उसने किसी भी कारण से अपने पति से दूर जाने का फैसला किया है। क्या हम उन्हें जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की आड़ में ऐसे संबंध में रहने की अनुमति दे सकते हैं? गौरतलब है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उसके पति ने कोई ऐसा काम किया जिसे आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध कहा जा सकता है, तो उसने कोई शिकायत क्यों नहीं की? ये सब तथ्यों के विवादित प्रश्न है। न्यायमूर्ति विवेक पुरी की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर विचार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फरीदकोट को निर्देश देते हुए उनकी याचिका का निपटारा कर दिया था। केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को देशद्रोह के मामले में लक्षद्वीप की एक फिल्म निर्माता आयशा सुल्ताना को 1 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। न्यायमूर्ति अशोक मेनन की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुल्ताना को जांच में सहयोग करने और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत आवश्यक पूछताछ के लिए लक्षद्वीप पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि अगर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 1 सप्ताह की अवधि के लिए अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। अदालत ने सुल्ताना की अग्रिम
जमानत की मांग वाली याचिका पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को आयशा सुल्ताना की अग्रिम जमानत अर्जी के मामले में लक्षद्वीप पुलिस की राय पूछी थी। अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद लक्षद्वीप पुलिस को उनकी राय बताने का निर्देश दिया और मामले में आगे विचार गुरुवार को करना तय किया। आयशा ने अपनी अर्जी में दलील दी थी कि उन्हें पूछताछ के लिए 20 जून को कवरत्ती लक्षद्वीप में पुलिस मुख्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके कवरत्ती पहुंचने पर गिरफ्तार किए जाने की आशंका है। भाजपा के एक नेता ने आयशा के खिलाफ एक टीवी बहस के दौरान लक्षद्वीप में कोविड-19 के बारे में झूठी खबरें प्रसारित करने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर 10 जून को राजद्रोह का मामला दर्ज कराया गया था और ऐसे में भाजपा की लक्षद्वीप इकाई के अध्यक्ष अब्दुल कादिर ने शिकायत कराई थी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.